जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह प्राचीन भारतीय इतिहास से मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो घटना चक्र बुक में पूछे गए हैं, पीसीएस एग्जामों से पूछे गए प्रश्न है, एनसीईआरटी प्रश्न माने जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे मैं कवर करूंगा आज। और इससे पहले 7-8 वीडियो और लोड कर चुका हूँ भारतीय इतिहास से, प्राचीन इतिहास से। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे देख लें, काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों। और इससे पहले भारतीय संविधान से भी जो घटना चक्र बुक में पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामों में, वो सारे भारतीय संविधान का प्रश्न को मैं कवर किया हूँ, पूरा समाप्त कर चुका हूँ वो भारतीय संविधान का बुक। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में देखें, पूरी वीडियो पड़ी हुई है भारतीय संविधान के नाम से। तो चलिए, मौर्योत्तर काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन शासक कौन थे जो शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो टू, स्ट्रैटो फर्स्ट, डेमेट्रियस या मिनांडर? वो कौन शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। स्ट्रैटो टू थे जो हिंद यवन शासक, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और स्ट्रैटो टू कौन थे? हिंद यवन शासक थे। इनका जो कार्यकाल था 25 ईसा पूर्व से कब तक? 10 ईस्वी तक, 10 एडी तक रहे ये, 10 एडी तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण, संकर्षण का मतलब होता है बलराम, भगवान बलराम और वासुदेव भगवान कृष्ण दोनों के अंकित थे, दोनों के चित्र अंकित थे? किनके सिक्कों पर दोनों के चित्र अंकित थे? ए में हुविष्क, 2 में कनिष्क, 3 में समुद्रगुप्त और 4 में अगाथोकलिज। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगाथोकलिज के सिक्के पर संकर्षण यानी भगवान बलराम और भगवान वासुदेव की चित्र अंकित थे। अगाथोकलिज थे कौन? तो वे हिंद यवन शासक। मिनांडर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम राजा बनता है और वो अवयस्क होता है, यानी वो राजा बनने योग्य नहीं होता है, वो अवयस्क होता है। इस कारण उसकी माँ यानी कि मिनांडर की पत्नी और स्ट्रैटो की माँ जो होती है अथाथोकलिज ने शासन को अपने हाथों में ले लेती है और वही अथाथोकलिज द्वारा एक चांदी के सिक्के जारी किए जाते हैं। उस सिक्कों में संकर्षण यानी भगवान बलराम और वासुदेव के चित्र को अंकित करवाती है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे, कौन था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। मिलिंद जो थे तीनों के समसामयिक नहीं थे, क्योंकि मिलिंद प्राचीन वैदिक काल के हैं। मिनांडर, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मिनांडर जो थे वे इन तीनों से के समसामयिक नहीं थे, क्योंकि बिंबिसार का कार्यकाल कब से कब था? तो 544 ईसा पूर्व से 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का था। ठीक है, गौतम बुद्ध जो बिंबिसार के समय में ही थे और प्रसेनजीत वो भी इन्हीं के शासनकाल के समय में ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा अलग हो जाएगा। मिनांडर भारत में इंडो ग्रीक राजा था, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था मिनांडर। इसका समय 155 से 150 अथवा 150 से 130 ईसा पूर्व के समय बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 में। 4 में कहा जा रहा है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली का, ये कहा जा रहा है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो 4 ऑप्शन है, काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। काठियावाड़ रुद्रदामन के अभिलेख से
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है और ये नमूना गुजरात के गिरनार पर्वत के से प्राप्त होता है। जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रतामन के जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त होती है। और ये ब्राह्मण ब्राह्मी लिपि में जो रुद्रदामन की काठियावाड़ के रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किस लिपि में लिखी हुई है, तो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। और ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखी हुई है। और संस्कृत भाषा में जो ये अभिलेख लिखी हुई है सबसे प्राचीन अभिलेख है। संस्कृत भाषा में जो अब तक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे प्राचीन अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है। एक काव्य शैली में लिखी हुई है, इसमें काव्य शैली में लिखी हुई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन कहाँ के, गुजरात के क्षेत्र के थे और इनका अभिलेख कौन है, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। रुद्रदामन के कौन सी अभिलेख, गुजरात जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया था बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। तो 4 ऑप्शन दिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और रुद्रदामन प्रथम। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है ये। और गिरनार के निकट सुदर्शन झील है उसकी मरम्मत बिना बेगार के ही करवाई गई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। ये जो जूनागढ़ सुदर्शन झील है वो बनवाने वाला शासक कौन है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन उसको जीर्णोद्धार यानी उसका साफ सफाई, उसकी रख रखाव के लिए रुद्रदामन ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है मैच है, इसमें सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो फिर थोड़ा सा इसे हम लोग देख ले। ऑप्शन देखने के लिए यहाँ तक मैं लाता हूँ, 4 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है डेमेट्रियस, फिर रुद्रदामन, गोंडोफर्निस और भीम। कौन राजा किस वंश से संबंधित है वो दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि भीम कटफिसस और ये किससे संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित है। भीम कटफिसस कुषाणों से संबंधित है, ठीक है, यह हम लोग को पता है। रुद्रदामन क्या थे, रुद्रदामन जो थे वह हिंद यवन, रुद्रदामन शकों से संबंधित है, रुद्रदामन शकों से संबंधित है। डेमेट्रियस क्या है, तो डेमेट्रियस हिंद यवन शासक थे, डेमेट्रियस हिंद यवन शासक थे डेमेट्रियस। और गोंडोफर्निस पल्लव शासक थे। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा, 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़ दें, डेमेट्रियस हिंद यूनानी शासक था, रुद्रदामन डेमेट्रियस हिंद यूनानी शासक था, रुद्रदामन शक वंश के शासक थे, गोंडोफर्निस पल्लव वंश के शासक थे, भीम कटफिसस कुषाण वंश के शासक थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने तांबे के सिक्कों को सबसे अधिक संख्या में जारी किया था उत्तरी और पश्चिम भारत में। उत्तरी और पश्चिम भारत में किसने जारी किया था सबसे अधिक तांबे के सिक्के। 4 ऑप्शन है, हिंद, इंडो ग्रीक, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो कौन आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, कुषाणों ने सबसे अधिक, कुषाण शासकों ने सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे और इन्होंने सबसे अधिक सोने के सिक्के भी जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, सबसे पहला स्वर्ण सिक्को जारी करने वाला कौन था, इंडो ग्रीक था, हिंद एवं शासक था। जब ठीक है, जबकि इन्हें नियत रूप से पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने वाला शासक कुषाण थे। ये स्टार्ट किए थे इंडो ग्रीक, लेकिन अपने कुषाण का कार्यकाल जब तक रहा तब तक के कुषाणों ने सोने के सिक्के प्रचलित करवाए नियमित रूप से। और कुषाण शासकों ने स्वर्ण अथवा तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। जस्ट अभी हमने पढ़ा है नियमित रूप से सोने के सिक्के, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, कुषाण थे जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में का सिक्के बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? भगवान बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है, सो हमसे पूछ रहा है। भीम कटफिसस का, कनिष्क का, नहपान का या बुद्धगुप्त का? किसके सिक्कों पर भगवान बुद्ध के अंकन हुआ है, चित्र का अंकन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, कनिष्क के कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कौन शासक थे? कुषाण वंश के शासक कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस शासकों को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सोने का सिक्के सर्वप्रथम पूछ रहा है, सोने का सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए, कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क प्रथम या हुविस्क हुविस्क। ऐसे ये शासक पूछा, किस शासकों को, किस शासन के किस शासन के सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने के लिए, तो और किस वंश से पूछता, तो हिंद यवन वंश होता, हिंद यूनानी ग्रीक इंडो ग्रीक वंश होता। लेकिन यहाँ पर किस शासन में, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, भीम कटफिसस ने, जो कनिष्क वंश के शासक भीम कटफिसस थे, उन्होंने सबसे पहले अपने शासनकाल में सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी मतलब सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था, कौन शासक था और किसके समय से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा रहा बिम कटफिसस कटफिसेज कुरुल कटफिसस कनिष्क और हर्मवीज। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बिम कटफिसस के शासनकाल से ही स्वर्ण सिक्के नियमित रूप से प्रचलित में आया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो इसका आंसर भी भीम कटफिसस होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। अयोध्या सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? अयोध्या के सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का या कार्तिकेय का? तो किस देवता का अंकन मिलता है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, अयोध्या के सिक्के पर भगवान कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अयोध्या का प्रमाण पुराण के अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, भगवान कार्तिकेय का अंकन या चित्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? जो कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क ने सारनाथ में जो बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख तैयार किया था, उसका तिथि क्या है, वो हमसे पूछ रहा है। 78 ईस्वी सन में, 81 ईस्वी सन में, 98 ईस्वी सन में, 121 ईस्वी सन में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 81 ईस्वी सन में इनका जो बुद्ध की प्रतिमा का जो अभिलेख बनाया गया था, वो 81 ईस्वी सन में बनाया गया था, जबकि कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी सन। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 78 ईस्वी सन में कनिष्क के राजरोहण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, 81 ईस्वी सन में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ था या ईस्वी में हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है शक संवत कब प्रारंभ हुआ किया गया था? किया गया है शक संवत। तो शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, या 606 ईस्वी में या 320 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया गया था।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा है विक्रम एवं शक संबंधों के कितना अंतर है, दोनों के बीच कितना अंतर है, विक्रम संबंध और शक संबंध के बीच। तो विक्रम संबंध और शक संबंध के बीच अंतर कितना है, तो विक्रम संबंध चलाया गया था 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध था, और शक संबंध था 78 ईस्वी में। ये वर्ष दिया हुआ 78 ईस्वी में। यदि 57 प्लस 78 जोड़िएगा तो कितना होगा, 135 वर्ष। 135 वर्ष का अंतर है दोनों के बीच, क्योंकि ईसा पूर्व है और ये ईसवी में है, तो दोनों जुट जाता है, ना कि घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 135 वर्ष होता है, इन दोनों के बीच का अंतर 135 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप होता है। यानी कहा जा रहा है जब ग्रेगोरियन कैलेंडर में वो कौन सा तारीख होगा जब शक संबंध का पहला दिन होगा, चैत्र होगा, पहला दिन चैत्र से स्टार्ट होता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, और 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 364 दिन होगा, 21 मार्च 365 दिन होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 365 दिन, इसलिए 22 मार्च आंसर होगा। 22 मार्च को शक संबंध का न्यू ईयर्स होता है। 22 मार्च को न्यू ईयर्स हम लोग जो मनाते हैं, साल का पहला दिन। शक संबंध के अनुसार न्यू ईयर कब होता है, 22 मार्च को होता है। 22 मार्च को हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं शक संबंध के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। विक्रम संबंध कब से प्रारंभ हुआ, विक्रम संबंध पूछ रहा है। 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में, या 56 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध का प्रारंभ हुआ। ठीक है, 72 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध। दो अन्य नाम भी मिलते हैं विक्रम संबंध का, दो अन्य नाम है, एक कृत संबंध और दूसरा मालव संबंध। कृत संबंध और मालव संबंध विक्रम संबंध का ही नाम है। ये जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संबंध के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संबंध का काल होगा। तो ये शक संबंध कब था, 78 ईस्वी में। तो 2009 में कौन सा हो जाएगा, जब 78 ईस्वी होगा तो 2009 में, जब 2009 चल रहा है तो 78 ईस्वी में क्या होगा, इसमें से घटा दीजिए, इसमें घटाइएगा तो क्या होगा, 31। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 2009 से 78 घटा दीजिएगा तो 1931 होगा। घटा के देख लीजिए, आपको वही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के समय में कौन कौन सा ये था वो पूछा जा रहा है। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष थे और वसुमित्र थे, ना ही कालिदास थे और ना ही कंबन थे। तो ऑप्शन 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और जबकि कनिष्क में जो शासनकाल में वासुदेव कनिष्क के आश्रित विद्वान थे और अश्वघोष कनिष्क के राजकीय कवि थे। चतुर्थ बौद्ध संहिता किनकी अध्यक्षता में हुई थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और कालिदास गुप्त काल के समय में थे और कंबन 12वीं शताब्दी के समय में थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। अश्वघोष किसका समकालीन था। तो अश्वघोष थे किसके समकालीन थे, अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, या हर्षवर्धन का। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अश्वघोष है जो कनिष्क के समकालीन थे, अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार का संवर्ध नहीं था, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, ये पूछ रहा है हमसे, कौन नहीं था। तो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था
अश्वघोष कनिष्क के दरबार से थे, चरक कनिष्क के दरबार से थे, नागार्जुन कनिष्क के दरबार से थे। कौन नहीं थे? पतंजलि। पतंजलि जो थे कनिष्क के दरबार से नहीं थे। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे, यानी शुंग वंश के शासनकाल से संबंधित थे महर्षि पतंजलि। और इनकी पुस्तक पाणिनि, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। इनकी रचना है महाभाष्य, ठीक है। अष्टाध्यायी किसने? पाणिनि, पतंजलि ने लिखा है। तो महाभाष्य लिखा है। और पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल के समय में थे, ठीक है। पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पाशर्व और चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में। 25 में कहा जा निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं पाया गया था? कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं पाया गया था। कौन नहीं पाया गया था? अश्वघोष थे, पाशर्व थे, वसुमित्र थे। कौन नहीं थे? तो विशाख दत्त नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। विशाख दत्त कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? कौन सा नगर का अभिलेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती का, कौशाम्बी का, पाटलिपुत्र का और चंपा का। तो ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती का। कनिष्क का श्रावस्ती रवतक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, रवतक अभिलेख। और रवतक अभिलेख कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान में सुर्ख कोट्टल के निकट रवतक नामक स्थान पर वर्ष 1993 में प्राप्त हुआ था कनिष्क का रवतक अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो कौन आयुर्वेदाचार्य थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो कुछ आयुर्वेदाचार्य का नाम मैं बता देता हूं जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य का शिक्षा प्राप्त किए थे। एक कौशल राजा प्रसेनजीत थे, वो तक्षशिला से। और बिंबिसार का राजवैद्य जीवक प्रसेनजीत, और बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, और कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य, ये जो थे विद्वान या वैधाचार्य, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे। इसमें से चरक और जीवक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हमारा आंसर होगा। सी एंड डी दोनों आंसर होगा। और प्रसेनजीत भी थे, चरक भी थे, जीवक भी थे, वसुबंधु भी थे, चाणक्य भी थे। ये सभी तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य का शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुआ। इससे यह साबित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी इसमें कौन सा भी लेख से मिलता है? सारनाथ लेख से, बेशनगर लेख से, अयोध्या लेख से या हाथी गुफा लेख से? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ का सेनापति था, और बृहदर्थ की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। और अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में। 29 में कहा जा रहा है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? सातवाहन ने, कुषाण ने, कण्व ने या गुप्त ने? तो ऑप्शन नंबर सी कण्व ने। कण्व शासक था, कण्व वंश के शासक जो थे उन्होंने कुषाण के बाद, शुंग के बाद भारत पर शासन किए थे। और कण्व राजा शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति। शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो बृहदर्थ को मारा था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ को हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग। और इसके अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था। और उसके जो अमात्य थे वासुदेव ने उन्हें यानी कि देवभूति को षड्यंत्र के द्वारा मार डालते हैं। और उसके बाद इस
राजवंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना करते हैं और इसके प्रथम राजा वासुदेव बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर शुंग वंश के बाद कण्व वंश होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर, सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में पुष्यमित्र शुंग, बी में खारवेल, सी में गौतम सतकर्णी और डी में वासुदेव, ई में समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन शासक थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने विभिन्न चतुर्ण वर्ण का फिर से स्थापित किया और वर्ण संकरण, वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन थे। सातवाहन वंश के राजा थे, सबसे प्रभावशाली थे। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक था। पुराणों में इस वंश का संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या सिप्रक दिया गया है, ठीक है। और कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके ये सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 में 32 में कहा जा रहा है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, किस वंश का संस्थापक था सिमुक? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। पुराणों के अनुसार उन्हें सिमुक बताया गया कि सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था? पान चाउ, पान यांग, सी युआंग टी या हो टी? किसने हराया था? किसको? कनिष्क को हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए पान चाउ ने कनिष्क को हराया था। ये घटना क्या है? तो जब कनिष्क ने चीनी राजाओं से चीन में अपनी दूत भेजकर वहां की राजकुमारी हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी, तो वहां के सेनापति ने उसे मना कर दिया था। तो चीनी जनरल पान चाव के मना करने के उपरांत कनिष्क रुष्ट हो गए और इसके उपरांत उन्होंने चीन पर आक्रमण कर दिया। इस कारण उन्हें इस आक्रमण में विफलता प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, पान चाव। नेक्स्ट प्रश्न 34 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तब फैली थी? भारत के बाहर कब फैली हुई थी? गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, कुषाण वंश का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस वंश का साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर फैली हुई थी? तो वो कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। कुषाणों की सीमाएं भारत से बाहर फैली हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा जा रहा है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? मौर्य के काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कुषाणों के काल में ये कुरीति आरंभ हुई थी। बाल विवाह एक कुरीति ही थी जो आरंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा जा रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? कौन सा युग में सही सुमिलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभार, कुषाण गंधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकला? तो कौन इसमें से सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, कुषाण गंधार कला शैली, ये सही आंसर है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा जा रहा है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो किसके समय में कला की गंधार शैली फैली थी? कुषाणों के समय में, कुषाण शासकों के समय में कला की गंधार शैली फैली फूली थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं है उसे हमको चुनना है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र बिल्कुल सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत ये भी सही है। सातवाहन स्वर्ण, कलचुड़ी स्वर्ण एवं रजत एवं ताम्र। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सातवाहन के समय में ये गलत है, ये सही नहीं है। सातवाहनों के समय में स्वर्ण के सिक्के नहीं थे, उस स्वर्ण के सिक्के सातवाहनों के समय में नहीं चलाए गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। चांदी तांबा शीशे के सिक्के चलाए गए थे सातवाहनों के समय में, लेकिन सोने के सिक्के नहीं चलाए गए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो मिलान कीजिए। देखिए एक तरफ कला है और एक तरफ राजा है, उसको मैच करना है। इसमें दिया हुआ है गंधार कला। गंधार कला को किसके समय में? कुषाण के समय में।
जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय में, मिलिंदपन हो, मिनांडर और तक्षशिलालेख पतिक, तक्षशिलालेख पतिक। तो ऑप्शन नंबर कौन आंसर होगा देख लीजिए, गंधार कला यानी कि ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर से एक बार देख ले तो देखिए, गंधार, गंधार हो गया कुषाण, जुन्नागढ़ अभिलेख हो गया रुद्रदामन, मिलिंदपन्हा हो गया मिनांडर और तक्षशिला लेख हो गया पतित। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का जो बामियान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदू मंदिरों के कारण, हाथी दंत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, डी में कह रहा है बुद्ध की प्रतिमा हेतु। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों से काटकर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इस बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। बामियान जो था अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे गंधार कला शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। 42 में कहा जा रहा गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। किससे? गंधार कला शैली है भारतीय और तथा यूनानी कला से संबंधित है। भारतीय और यूनानी, भारतीय तुर्क नहीं, भारतीय यूनानी कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। गंधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 पे कहा जा रहा निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्वत्रित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग के माध्यम से रूप में होता है? किस मूर्ति कला शैली में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी मूर्ति कला शैली में? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरहुत मूर्ति कला या गंधार मूर्ति कला। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। गंधार मूर्ति कला शैली में सदैव हरित स्वत्रित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 44 की ओर। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, सो कहा जा रहा है। तो पहले यूनान आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 में कहा जा रहा है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, वो पहला ईरानी शासक कौन था? साइरस था, कैम्बियंस था, डेरियस प्रथम था, सहार्स था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। डेरियस प्रथम वो पहला यूनानी शासक था जो भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया था। 522 से 686 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन करने वाला ईरानी शासक हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम था, जो संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल कर लिया था अपने क्षेत्र में। किसके अनुसार? हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन? तो निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सातवाहन था इसमें से सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में लिखित मिलती है आंध्र सातवाहन राज्यों का सबसे लंबी सूची? किस पुराण में? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पुराण से यह हम लोगों को पता चलती है। कितने राजा थे मत्स्य पुराण में बताए गए हैं? 19 राजाओं का नाम उल्लेखित किए गए हैं मत्स्य पुराण में। कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं और मत्स्य पुराण में 19 राजा की मिलती है। कितना? सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर और अन्य पुराणों में यदि मिलाकर देखा जाए तो कुल कितने? 30 सातवाहन राजाओं के, लेकिन ये सभी पुराणों में सबसे ज्यादा मत्स्य पुराण में 19 राजाओं का मिलता है। सातवाहनों के 19 राजाओं का सम्मिश्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 48 में। 48 में कहा रहा है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती में, नांदेड़ में,
नालदुर्ग में या दुर्ग में? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अमरावती में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ऐसे सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान में अवस्थित थी। प्रतिष्ठान या पैठान में। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में। 46 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो अभी जस्ट बताया सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं 49 से 50 की ओर। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एक्का ब्राह्मण किस शासक के लिए हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतम पुत्र सतकर्णी या सुरु शर्मा? तो ऑप्शन नंबर सी गौतम पुत्र सतकर्णी के लिए एक्का ब्राह्मण जैसे शब्द का उपयोग किया गया है। एक्का ब्राह्मण गौतम पुत्र सतकर्णी के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सातवाहन शासक गौतम पुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एक्का ब्राह्मण कहा गया। किस अभिलेख में? तो नासिक अभिलेख में कहा गया, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों में एकमात्र रक्षक था। ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कौन थे? गौतम पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में मैच है, मैचिंग करना है, तो इसे देख लें हम लोग। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ राजधानी है, तो इसको मैच कर लेते हैं। देखिए, ए में है सुंग वंश, बी में सातवाहन, सी में कदम और डी में चंदेल। तो सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, ये हमसे पूछ रहा है। यदि हमें ये पता नहीं हो तो फिर जिसका पता है वो पढ़ लेंगे पहले। तो चलिए पहले हम लोग देख लें सातवाहन। सातवाहन की राजधानी अभी हमने पढ़ा पैठन। सुंग वंश की राजधानी मुझे पता है पाटलिपुत्र है, ठीक है। सुंग की राजधानी पाटलिपुत्र है। दो से मुझे ऑप्शन मिल रहा है, आंसर मिल रहा है क्या? पहला सुंग वंश, सुंग वंश की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। दो में चार चार है, दो में चार चार है, तो इस प्रकार से तो आंसर मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर दूसरे ऑप्शन से देखें, सातवाहन की राजधानी पैठन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि बी में तीन एक ही में है और जो बी में चार है उसमें दो बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। शुंग का राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की राजधानी पैठन और कदम की राजधानी बनावसी, बनावसी कदम की राजधानी और चंदेल की राजधानी महोबा, महोबा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। एक बार मिला दिया जाए फिर से। पहला कह रहा है शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की राजधानी पैठन और कदम की राजधानी बनावसी, कदम की राजधानी बनावसी और चंदेल की राजधानी महोबा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में कथन और कारण दिए हुए हैं, इसमें से आंसर आपको बताना है। पहला है निम्नलिखित कथनों पर और कारणों का क्या है? सातवाहन काल में संस्कृत की 7 प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन काल में क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही बताया जा रहा है, ऐसा हुआ था, ठीक है। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, तो ये भी सही है। और कथन ए और कारण आर दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में कहा जा रहा है 53 में है युग्म को सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है उसे बताना। नासिक में, नासिक में गौतम पुत्र सतकर्णी सुमिलित है और हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, ये भी सुमिलित है, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। गिरनार रुद्रदामन का अभिलेख गिरनार में है, जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन और भित्री गुफा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये गलत है। भित्री गुफा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय नहीं है, ये गलत आंसर है। तो यदि हम लोग देखें इसमें तो गौतम पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, इसमें से 2 नासिक है और एक कारले से। उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से होता है, से प्राप्त होता है, खारवेल। उसके बाद भित्री स्तंभ जो है, भित्री स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, जबकि इसमें दिया हुआ पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख से है। और भित्री गुफा अभिलेख स्कंद गुप्त से है, गुप्त शासक स्कंद गुप्त से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ये सही मैच नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। और कथन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि उसकी सुसंगठित नौसेना
कोटि की थी, तो ये गलत है। कुषाणों की नौसेना कोटि की, उच्च कोटि की थी, ये नहीं है। तो केवल और केवल कथन सही है, कारण गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो गिरनार के स्तंभ लेख से, जुन्नागढ़ अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, या सारनाथ लेख से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। हाथी गुफा अभिलेख से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख से किसका नाम जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ हाथी गुफा अभिलेख से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न की ओर। जो राजा खारवेल थे किस वंश से संबंधित है? तो राजा खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था और उड़ीसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 55 की ओर, 56 की ओर। 56 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? 56 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन से जैन धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का संरक्षक कौन सा राजा था? अशोक, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, या खारवेल? तो अशोक और हर्षवर्धन ये सब क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जबकि राजा खारवेल जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राजा खारवेल जैन धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 58 में, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कौन राजा था जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? वो कलिंग नरेश खारवेल का झुकाव जैन धर्म की ओर काफी था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 की ओर। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से संबंधित थे, वो चेदी वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 60 नंबर में चले। 60 नंबर में कहा जा रहा है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ी में बनाई हुई है हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 में कहा जा रहा है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है क्षेत्र में था। कौन सा क्षेत्र में? विधि के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के, विज्ञान के, या साहित्य में? तो जस्टिनियन का जो योगदान है विधि के क्षेत्र में था। विधि के क्षेत्र में काफी योगदान है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 62 की ओर चले। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन थे? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक इनमें से कोई नहीं होगा, ये अनाम में था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन यानी मिस्र में बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन मिलता है। अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। अलेक्जेंड्रिया नामक एक अनाम नाविक ने इसे लिखा था, इसलिए इसे अज्ञात माना गया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। और इसके साथ ही मौर्योत्तर काल का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।